रोमांच और रहस्य। बरसात की वो रात। मुझे अपने बेटे के साथ मॉन्ट्रियल आए हुए समय हो गया था। मैं वहां एक हफ्ता रहने वाली थी। मेरे बेटे अभिमत के स्कूल का एक फाइनल मैच था वहां। वैसे तो मेरे पति रवि भी उस प्रतियोगिता को देखने आने वाले थे, लेकिन ठीक समय पर उनको किसी काम से रूस जाना पड़ा। आखिर मैं ही छुट्टी लेकर अभिमत को साथ लेकर मॉन्ट्रियल पहुंच गई थी। मुझे हर रोज ही अपने शहर में दफ्तर जाना पड़ता है, इसलिए शहर में गाड़ी चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे अमेरिका में बिना ड्राइविंग सीखे इंसान एक अपाहिज जैसा ही होता है। मॉन्ट्रियल जाते समय हमें अभिमत का दोस्त सैमुअल और उसकी मम्मी भी मिल गए थे, इसलिए आधे रास्ते गाड़ी मैंने और आधे रास्ते लेज़ली ने चला ली थी। बातों में हमें सफर का कुछ पता ही नहीं चला। सैमुअल भी मेरे बेटे की टीम में ही था। अक्टूबर का अंतिम हफ्ता था। मौसम बहुत ही सुहाना था। मॉन्ट्रियल में लोग हेमंत ऋतु को फॉल कहते हैं। सभी पेड़ लाल पीले पत्तों से ढके हुए थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था वहां हर तरफ। अमेरिका से कनाडा आकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये एक नया अनुभव था। हमने कुछ दिन घूमने का विचार किया। शनिवार इतवार की छुट्टी थी, इसलिए हमने वो समय मॉन्ट्रियल में ही बिताने का फैसला किया। हमने सैमुअल और लेज़ली को भी हमारे साथ रुकने को कहा, लेकिन उनको घर वापस जाने की जल्दी थी। उन्होंने एक गाड़ी का इंतजाम किया और प्रतियोगिता के बाद शुक्रवार शाम को ही अमेरिका वापस चले गए। अगले दिन मैं और मेरा बेटा कई जगह घूमने गए। काफ़ी देर तक घूमने के बाद हमने एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में लंच किया। उसके बाद हम दोनों ने बाजारों में खूब सामान भी खरीदा। मैं बेटे अभिमत को खुश देखकर बहुत खुश थी। शाम को जब मौसम अचानक ही खराब हो गया, हम अपने होटल वापस आ गए। हमको अगली सुबह जल्दी ही वापस निकलता था। करीब 8-9 घंटे गाड़ी चलानी थी, इसलिए हम होटल में ही डिनर करके जल्दी सो गए। लेकिन अगली सुबह जब आँख खुली तो देखा कि 10 बज चुके थे। हमें बहुत देर हो गई थी। होटल छोड़ने की तैयारी करते हमें करीब 12 बज गए। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि बाहर हर तरफ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। रात भर बर्फबारी होती रही। टेलीविज़न पर खराब मौसम की जानकारी दी जा रही थी। लोगों को बिना काम घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही थी। मुझे गुस्सा आया कि हमको पिछले दिन ही निकल जाना चाहिए था। मुझे झंझलाहट सी होने लगी। तभी मेरे पति रवि का रूस से फ़ोन आ गया। अनीता, तुम अभी तक होटल से निकली नहीं हो। मैं टेलीविज़न पर देख रहा हूँ कि वहाँ मौसम बहुत ख़राब है। ऐसा करो कि अब जल्दी से निकल जाओ और शाम 4 बजे से पहले ही बॉर्डर पार करके अमेरिका में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा ठीक है रवि, हम अब तुरंत निकलते हैं। रास्ते पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था। ये तो बर्फ, ऊपर से अंधेरा सा ही था। धीमे धीमे चलते हुए हम अन्य गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे। हमने एक जगह रुककर खाने पीने का काफी सामान खरीदकर कार में रख लिया। 3 घंटे का रास्ता पार करने में पूरे 12 घंटे लग गए। खूब अंधेरा हो गया था। मैंने रात को कहीं रुकने का ही फैसला किया। मेरे बेटे ने इंटरनेट पर खोज लिया कि कुछ ही दूरी पर एक रेस्ट हाउस था। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे उस रेस्ट हाउस की तलाश में। तभी अचानक मैंने ब्रेक लगा दी। बाल बाल बच गए थे। सामने एक करीब 18 वर्ष की लड़की सड़क के किनारे खड़ी लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखा रही थी। वो मेरी गाड़ी के नीचे आते आते रह गई थी।
उस लड़की ने कहा कि उसको रेस्ट हाउस तक जाना था। रेस्ट हाउस वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही था। वो लड़की अकेली ही थी। उसने कहा कि वो उस रेस्ट हाउस के केयर टेकर की बेटी थी और वो रेस्ट हाउस में ही रहती थी। उसने कहा कि उसका नाम लिंडा था। एक बार तो मैं घबरा गई कि कहीं वो लड़की किसी गैंग की सदस्य ही ना हो, लेकिन जब उसने रेस्ट हाउस का नाम बताया मुझे कुछ राहत मिली। मैंने उसको गाड़ी में लिफ्ट दे दी। वो मुझे रास्ता बताती हुई रेस्ट हाउस की तरफ ले चली। उसने कहा कि वो अपनी एक सहेली के घर पढ़ने गई थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लिंडा हमारे बारे में पूछने लगी। जब मैंने कहा कि हम अमेरिका जा रहे थे तो उसने कहा कि हम उस दिन ना जाएं क्योंकि मौसम और भी खराब होने वाला था। रेस्ट हाउस में लिंडा ने हमारा परिचय उसके डैडी मिस्टर स्मिथ से करवाया। दोनों ने मुझे लिंडा को लिफ्ट देने के लिए बार बार धन्यवाद कहा। उन्होंने मुझे एक रात उनकी अतिथि बनकर उनके रेस्ट हाउस में ही रुकने को आमंत्रित किया। हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उस समय रेस्ट हाउस पूरा खाली था। काफी पुराना हो गया था वो रेस्ट हाउस। मुझे बताया गया कि गर्मियों में बहुत लोग आकर उस रेस्ट हाउस में रुकते थे, लेकिन सर्दियों में वो खाली ही रहता था। हम दोनों माँ बेटा काफी थके हुए थे, इसलिए सिर्फ चिकन सूप पीकर और सैंडविच खाकर ही सो गए। बहुत ही आरामदायक पलंग था। कमरे में सामान ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी साफ सुथरा और सुंदर था। तभी अचानक ही अभिमत ने कहा, मम्मी लगता है ये कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है। बेटा आप सो जाओ, सुबह सुबह हमको निकलना है। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। सुबह जब आँख खुली तो मौसम साफ हो गया था। सुंदर धूप निकल आई थी। हालांकि तापमान अब भी माइनस पर ही था। बाहर का नजारा देखते ही मन खुशी से झूम उठा। ये रेस्ट हाउस घने जंगल के बीच में था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदर छटा बिखेरी हुई थी। नहा धोकर साथ लाए हुए स्नैक्स से ब्रेकफास्ट करके जब हम रवाना होने को तैयार हुए तो पिता पुत्री में से किसी का भी दर्शन न मिला। जीपीएस अब भी नदारद था। हम जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे। हमने उन दोनों को काफी ढूंढा, नाम लेकर भी पुकारा उनको कई बार, पर वे कहीं नहीं मिले। इधर हमें देर हो रही थी, सो हमने उन दोनों के लिए एक नोट लिखा और गाड़ी लेकर निकल पड़े। परंतु किस तरफ जाना था हमें यह पता नहीं चल पा रहा था। रात को तो लिंडा मार्ग बताकर ले आई थी। आधे घंटे के बाद मुख्य सड़क पर एक छोटा सा गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप दिखा। गाड़ी का गैस भी कम हो चुका था, सो वहां रुककर गैस भरने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसा थमाते हुए दिशा निर्देश पूछा तो बातों बातों में दुकानदार पूछ बैठा कि हम यहाँ कहाँ आए थे। रेस्ट हाउस। सुनकर वह पूरे 1 मिनट तक हमें देखता रहा। फिर हमारे हाथों में चेंज के पैसे देता हुआ बोला, दैट हाउस इज हॉन्टेड। वो भूतिया बंगला है। वर्षों बाद आज भी जब बरसात की उस रात को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उस लड़की या भूत ने उस भयंकर तूफानी रात को हमारी जान बचाई थी, हमें रात भर के लिए शरण दिलाई थी। भूत प्रेत पर विश्वास ना होते हुए भी उस घटना को मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।